बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इशफाक महारवी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज का लेक्चर पीपीएससी केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स और एंट्री टेस्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हुई है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो केमिस्ट्री की बेस हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एटम के बारे में जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनमें से डेमोक्रिटस ने, जो कि 460 से 370 तक, ये BC है, B4 क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, कब्ल मसीह इसको हम पढ़ते हैं। उसने सबसे पहले एटोमॉस की टर्म यूज़ की थी। एटोमॉस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनडिविजिबल, अनकटेबल, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ना काबिल तकसीम। जॉन डाल्टन इंग्लिश केमिस्ट है, ब्रिटिश है। उसने 1808 में पहली अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। AD आफ्टर डेथ को कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना। और एटम के बारे में आप जानते हैं कि ये एग्जिस्ट फ्रीली कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये जो नोबल गैसेस के एटम्स हैं जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ये आम हालत में ऑर्डिनरी कंडीशंस पर ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं। और इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एट्सेट्रा, ये फ्रीली यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अब एटम को डिवाइड किया जा चुका है। इसके न्यूक्लियस में 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर मुख्तलिफ शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। और स्वीडिश केमिस्ट है जॉन्स जैकोब बर्ज़िलियस, इसने एटॉमिक मैसेज डिटरमाइन किए थे एलिमेंट्स के, और एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक सिस्टम भी इसने डेवलप किया था। अब ये बात एंड वाली बड़ी अहम है कि किसी भी एलिमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना हो तो आपने उसके एटॉमिक नंबर की बेस पर आइडेंटिफाई करना है। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। अब सोडियम जो है, इसके न्यूट्रल हालत में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिव 1 का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 रह गए, लेकिन इसके प्रोटॉन तो 11 ही हैं। लिहाजा जब भी सोडियम, चाहे न्यूट्रल हालत में बात करें या उसकी आयनिक फॉर्म में बात करें, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। इसी तरह आपको H पॉजिटिव का 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ हो गया, तो आपने कहना है कि उसका एटॉमिक नंबर 0 नहीं है, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लूज़ या गेन होने से न्यूक्लियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियस पे फ़र्क तभी पड़ेगा जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। तो ये बात एटॉमिक नंबर के हवाले से आपने याद रखनी। जहाँ तक एटम को देखने की बात है, तो एटम चूँकि बड़े स्मॉल इन साइज़ हैं, ये जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है ये एटम को नहीं देख सकती, क्योंकि इसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान है। वो सिर्फ जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, वो 500 नैनोमीटर तक के अजसाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस साइज़ वाले, उनको देख सकती है। इसलिए अब वो STM, स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत छोटी है इस विजिबल लाइट से। अब जो डायामीटर हैं एटम्स के वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.2 नैनोमीटर, और नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम बनाए तो 2 एंगस्ट्रॉम बनता है ये 0.2 में। यहाँ सिंपल ये जहन में रखें ये कैलकुलेशन को
कि 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एंगस्ट्रॉम बन गया। तो जब भी नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बनाएं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर की तरफ जाएं तो 10 पे डिवाइड कर दें। डायामीटर को 2 पे डिवाइड करें तो ये साइज़ बन जाता है, रेडियस बन जाता है एटम्स का, और वो 0.2 है तो 0.1 नैनोमीटर, 2 एंगस्ट्रॉम है तो 1 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। एटम का जो मैस है वो इस रेंज में होते हैं 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg। 1 kg 1000 ग्राम्स होते हैं 10⁻3। तो इसको भी 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -24, इसको भी 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -22। तो ये किलोग्राम और ग्राम्स दोनों वैल्यूज़ याद रखें। एटम्स के मैसेज चूँकि बहुत छोटे हैं, इनको हम एक छोटे यूनिट में वो डिस्क्राइब करते हैं, और वो है एटॉमिक मैस यूनिट। एक AMU जो है वो 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। kg को किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ 1000 से ये 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें -24। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, अगेन 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -21 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं, तो 10⁻3 से अगेन मल्टीप्लाई करने से आप ये 10⁻−18 माइक्रोग्राम। तो ये 1 AMU के किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये सब वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। मॉलिक्यूल जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और स्टार्च, बेकलाइट, हेमोग्लोबिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हेमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है और ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी के पार्ट्स की तरफ ले जाता है। एक मॉलिक्यूल जो हेमोग्लोबिन का है वो बहुत बड़ा होने के नाते 10,000 एटम से मिलकर बना है, यानी इसकी एटॉमिसिटी आ जाए तो आपने 10,000 याद रखना है। हाइड्रोजन के एटम से इसको कंपेयर करें तो 68,000 टाइम्स ये हैवियर है हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन एटम से। हीलियम के साथ कंपैरिजन करें तो हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम पर मोल है, तो इसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है तो ये 17,000 आता है कि हेमोग्लोबिन हीलियम के एटम से या हीलियम के मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, 17,000 गुना ज़्यादा वज़नी है। हेमोग्लोबिन में कौन कौन से एटम्स होते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन। अब इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। होमो एक जैसे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें तमाम एटम्स एक ही टाइप के होते हैं। ये O2 है तो दोनों एटम ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन तीनों एटम ऑक्सीजन के, P4 चारों एटम्स फास्फोरस के, S8 8 के 8 एटम सल्फर के हैं। तो इनको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में मैंने कोशिश की है कि जितनी भी अहम चीज़ें हैं उनको टेबल की फॉर्म में आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि टेबल की फॉर्म में याद करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये टेबल है जिसमें एटॉमिसिटी को मैंने लिखा है। अब सीरियल नंबर 1 में ये मॉलिक्यूल्स हैं नोबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये मॉलिक्यूल्स हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी 1। ये सेकंड नंबर पे जितने भी हैं इनमें 2-2 एटम पाए जाते हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी 2। ये 3-3 एटम्स हैं जिस मॉलिक्यूल को भी आप देखें H2O तो 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का, SO2 में 1 सल्फ़र का, 2 ऑक्सीजन के, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो एटॉमिसिटी 3। नीचे में P4 4, NH3 में 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4, और ये ईथाइन, एसिटिलीन, इसमें भी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 4 एटम, इनको कहते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये 4 एटॉमिसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फ़र का, 2 1 3 और 4 7, ये हेप्टा एटॉमिक है, 7 एटॉमिसिटी है। S8 में 8 एटम है तो ऑक्टा एटॉमिक,
ये 8 एटॉमिसिटी। ये फार्मूला सिर्फ ग्लूकोज का ही नहीं है बल्कि फ्रुक्टोज का भी है, दोनों को याद रखें। 6 + 12 18 + 6 24, इसकी एटॉमिसिटी 24। ये सुक्रोज के साथ साथ माल्टोज को भी जहन में रखें, ये माल्टोज का भी फार्मूला हो सकता है। इसके 45 एटम्स होते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 45 है। अब एटम से आयन्स का बनना, दो किस्म के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन्स जिनको कैटायन्स भी कहते हैं और नेगेटिव आयन्स जिनको एनायन्स भी कहते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का बनना है ये हमेशा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होता है। पॉजिटिव आयन्स का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी एंटर होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। तमाम इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के होल्ड में होते हैं। ज़ाहिर है वैलेंस शेल बेशक न्यूक्लियस से दूर होता है थोड़ा सा, वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो होते तो न्यूक्लियस के ज़ेर तसल्लुत ज़ेर असर हैं। लिहाजा एनर्जी इज़ ऑलवेज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम द वैलेंस शेल। लिहाजा ये चाहे +1 बने, +2 बने, +3 बने, ये तमाम के तमाम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज़ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तमाम चीज़ें ऑक्सीडेशन में आती हैं। नेगेटिव आयन के बनने में ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, वो भी वैलेंस शेल में ही होंगे। तो यहाँ पर ये याद रखें, ये ज़्यादा अहम है उससे कि यूनी नेगेटिव आयन का बनना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐड होता है तो ये एक्सोथर्मिक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन भी कहते हैं। जबकि डाई नेगेटिव आयन का बनना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करवाते हैं तो वहाँ एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है बाहर से, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद मॉलिक्यूलर आयन्स हैं कि अगर मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो मॉलिक्यूलर आयन्स नहीं हैं, ये खासकर याद रखें, MCQ आ जाता है। तो ये अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, सल्फेट आयन 2 नेगेटिव, फास्फेट आयन 3 नेगेटिव, दीज आर नॉट मॉलिक्यूलर आयन्स। AMU क्या होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये कार्बन 12 के अगर 12 हिस्से करें, 12 इक्वल पार्ट्स, तो इसका 12वां हिस्सा जो होगा 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन, उसको 1 AMU कहते हैं। मैग्नीशियम एटम जो है वो कार्बन 12 वाले एक एटम से 2 गुना वजनी होता है, 2 टाइम्स हैवियर। ये 12 AMU इसका एटॉमिक मास है तो उसका 24 AMU है। अब ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट टेबल है, केमिस्ट्री के जितने फार्मूले हैं, जितनी कैलकुलेशंस हैं वो इस टेबल पे डिपेंड करती हैं। ये तमाम एलिमेंट्स तो नहीं लिखे, सिर्फ वो लिखे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनसे हमारा काम चल जाएगा। अब ये एलिमेंट का नेम है, ये उसका सिंबल है। अब यहाँ पर 2 मास लिखे हैं, अगर एटॉमिक मास आप लिखना चाहें तो AMU में कर सकते हैं, वही अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो ये मोलर मास बन जाएगा ग्राम पर मोल में। तो ये आपको याद होने चाहिए, इन्हीं से सारे फार्मूले आगे बनते हैं। तो हाइड्रोजन 1.008, हीलियम का 4, बोरोन का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32 और क्लोरीन 35.5। नेक्स्ट पोटासियम का 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैंगनीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5, बोरोमीन 80, सिल्वर 107.868, आयोडीन 127 और जो लेड है वो 207.2। ये बेसिक जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए और ये 1 मोल की वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैल्शियम है, ये 1 मोल का मास अगर होगा तो 40 ग्राम होगा
और ये भी याद रखें कि अगर AMU आ जाए तो वो एक एटम का मैस होगा। और अगर मैं कहूँ कि 2 मोल्स का कितना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 80 ग्राम अगर आपको कैल्शियम गिवन है वो 2 मोल्स होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम 3 मोल्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 160 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो ये चीज़ें आपको, ये बेस हैं, ये याद होंगी। तो इनका जितना भी मल्टीपल होगा, आपको 200 ग्राम कैल्शियम दिया जाता है तो 40 पे डिवाइड कर दें 5 मोल्स। अब आइसोटोप्स हैं और आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी उसके प्रोटॉन की तादाद, और मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और ये 1 उसका मास नंबर है। ये ड्यूटेरियम, ये हैवी वाटर में पाया जाता है, इसका मास नंबर 2 है। ट्रिटियम, इसका मास नंबर 3 है। नीचे वाले 1 1 1 का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, और ऊपर वाला जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर आइसोटोप्स में कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी होती हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, प्रोटॉन एक जैसे होते हैं। पीरियाडिक टेबल में एक ही जगह पर सब पाए जाते हैं। पीरियाडिक टेबल तो एलिमेंट्स का है ना, पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के आगे आइसोटोप्स होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। आइसोटोप्स में एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। और न्यूट्रॉन आपने कैसे कैलकुलेट करने? ऊपर वाली चीज़ जो मास नंबर, उससे नीचे वाला डिजिट माइनस कर दें। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 - 1 0 न्यूट्रॉन। इसमें कितने होंगे? 2 - 1 1 न्यूट्रॉन। इसमें कितने होंगे? 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स। तो इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। आइसोबार्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। ये 6 कार्बन का 614 वाला आइसोटोप और नाइट्रोजन का 714 वाला, नीचे वाले एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन उनके मास नंबर जो हैं वो सेम है। आइसोटोन्स ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं लेकिन इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट और मास नंबर भी डिफरेंट होता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। एग्जांपल से साबित करते हैं। सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531, सल्फ़र 1632, ये डिफरेंट ये एलिमेंट्स हैं, उनके ये एटम्स हैं। न्यूट्रॉन जैसे मैंने पहले बताया, 30 में से 14 निकालें 16, 31 से 15 16, 32 से 16 16 न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? वो स्पीशीज़ जो एटम्स भी हो सकती हैं, आयन्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव भी, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं। इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। अब ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। नियॉन 10 20 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, 10 बाकी बच गए। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के न्यूट्रल हालत में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्राइड आयन इसको कहते हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के 13 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए 10। तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। इसमें न्यूट्रल भी हैं, पॉजिटिव आयन्स भी हैं, नेगेटिव आयन्स भी हैं। इसी तरह ये ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, पोटासियम में 19 होते हैं, 1 लूज़ कर दे बाकी 18। कैल्शियम में 20 होते हैं, 2 लूज़ कर दे बाकी 18। सल्फ़र के 16 होते हैं, 2 गेन कर लिए 18। क्लोरीन के 17 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन, लिहाजा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब आइसोटोप्स को देखें। ये भी एक टेबल की फॉर्म में सब मैंने लिख दिए हैं। आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, यानी एक आइसोटोप। लिथियम, बोरॉन, बोरोमीन डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, 2 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, 3 आइसोटोप्स। कैल्शियम और पैलेडियम
हेक्सा आइसोटोपिक हैं, 6 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स, टिन के 11, सिल्वर के टोटल 16 हैं, उनमें से जो नेचुरली अकरिंग हैं वो 2 हैं, और सल्फ़र के जो आइसोटोप्स हैं वो 4 होते हैं। नेचुरल आइसोटोप्स की तादाद 280 है। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो हैवी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करके बनाए गए हैं वो 300 ये अनस्टेबल होते हैं। अर्थ क्रस्ट में 50% वो आइसोटोप्स हैं जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है, 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, आयरन 56, ये इनका मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है। आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर इवन हो और एटॉमिक नंबर भी इवन हो वो 280 में से 154 हैं, और बाकी जो हैं ऑड मैस नंबर वाले वो 126 हैं। अब ये देखा गया है कि किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनमें जो आइसोटोप सबसे लोएस्ट मैस नंबर रखता है उसकी परसेंटेज बाकी आइसोटोप से ज़्यादा होती है। मसलन ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में से 2 को दिखाया गया। ये जो पहला आइसोटोप है लोएस्ट मैस नंबर, ये 1 है, ये 2 है, तीसरे का 3, तो ये 1 वाले की देखें परसेंटेज अबंडेंस 99.985% है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स में से कार्बन 12 सबसे लोएस्ट मैस नंबर वाला है, इसकी परसेंटेज 98.893%। तो ये अक्सर देखा गया कि लोएस्ट वाले का यानी पहले वाले का जो सबसे कम मैस नंबर वाला उसकी परसेंटेज अबंडेंस, उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहले ऑस्टन ने एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था, फिर डेम्स्टर ने बनाया। इसमें जो मेन इसके स्टेजेस हैं वो पहले उस सैंपल को वेपोराइज़ किया जाता है, वेपोराइजेशन, फिर उन वेपर्स को इलेक्ट्रॉन बीम उन पर थ्रो करके उनके पॉजिटिव आयंस बनाए जाते हैं, आयोनाइजेशन, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, फिर उनको मैग्नेट जो है वो सेपरेट करता है उनके मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर। फिर उसके बाद वो कलेक्टर की तरफ जाते हैं, रिकॉर्डर की तरफ, वो फिर एक ग्राफ की सूरत में वो उसका रिज़ल्ट दे देता है। तो ये सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो इसके ज़रिए से सेपरेट होते हैं। वेपर प्रेशर जो रखा जाता है 10⁻⁻6 to 10⁻⁷ टार, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है 500 से 2000 वोल्ट्स। इसमें जो बेसिक रिलेशनशिप है ये बड़ा अहम है कि मैस टू चार्ज रेशियो h² यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, r वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो इसमें जो यूजुअली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होने से उन आइसोटोप्स पर +1 चार्ज आता है। तो यहाँ से जो m/E है ये मैस नंबर है, ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो लाइटर होगा आइसोटोपिक जो आयन वो उसका रेडियस कम बनेगा, ज़्यादा मैस वाले का ज़्यादा रेडियस और उससे ज़्यादा का और ज़्यादा रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रखी जाएगी उतना रेडियस ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। हम चूँकि इसमें करंट स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो वो जितनी करंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी परसेंटेज अबंडेंस भी ज़्यादा होगी। चूँकि इसमें जो पीक्स बनती हैं तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी इससे मतलब ये होगा कि ये वाला जो आइसोटोप है इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो हाइट ऑफ पीक से हमें परसेंटेज अबंडेंस का पता चलता है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो अब्सिस्सा है वहाँ पर m/E या मैस नंबर लिया जाता है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस उसकी हाइट ली जाती है या परसेंटेज अबंडेंस ली जाती है। अब परसेंटेज का कंसेप्ट है कि किसी एलिमेंट का उसके कंपाउंड में उस एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है। तो इसके कोई 4-5 केसेस हैं। पहले केस में कि जब एलिमेंट का मैस और उसके कंपाउंड का मैस गिवन होगा तो फिर हम कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो हमने उस एलिमेंट का मैस यहाँ बटे के ऊपर और उस कंपाउंड का मैस बटे के नीचे और मल्टीप्लाई करना 100 से, कि परसेंटेज हमेशा परसेंट 100 में से कितना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल कार्बन का मैस 5.217 ग्राम अगर हो और उसका कंपाउंड
जिसमें वो मौजूद है वो कंपाउंड 8.657 ग्राम हो तो परसेंटेज कार्बन की कितनी होगी। तो आपने कार्बन का मास यहाँ बटे के ऊपर और उसके कंपाउंड का मास नीचे मल्टीप्लाई 100 तो ये 60.26%। अगर आपको एलिमेंट और उसके कंपाउंड का मास नहीं दिया गया तो फिर कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करें इस एलिमेंट की परसेंटेज। तो फिर आपने उसका एटॉमिक मास एलिमेंट के ऊपर रखना है, नीचे कंपाउंड का मोलर मास मल्टीप्लाई करना है 100 से। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड CO2, तो आपको पता है कार्बन जो है वो 12 होता है और पूरा CO2 जो है वो 44 ग्राम पर मोल। तो कार्बन का जो मास है यहाँ रखें, उसका एटॉमिक मास और पूरे मॉलिक्यूल का कंपाउंड का जो यहाँ पर मोलर मास मल्टीप्लाई 100, ये 27.27। ये आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि ये आगे कंबस्चन एनालिसिस में भी आपको काम आएगा। तो ये 27.27% ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब अगर आपको एलिमेंट उस कंपाउंड में एक से ज़्यादा जो टाइम आया है, एक से ज़्यादा मर्तबा आया है, तो फिर आप उस एलिमेंट को कैसे उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया फाइंड करें, तो ये यूरिया का फार्मूला, इसमें नाइट्रोजन अब 2 मरतबा आया है। तो यूरिया का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है, नाइट्रोजन 14 है। तो क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में हम 14/60 मल्टीप्लाई 100 पुट करेंगे? नो, ये गलत होगा। हमने देखना है कि वो एलिमेंट जितनी बार आया है आपने उसका एटॉमिक मास को उतने से मल्टीप्लाई कर देना। मसलन ये 2 मरतबा आया है 2 टाइम, तो ये 14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 28/60 मल्टीप्लाई 100। तो ये यूरिया में नाइट्रोजन 46.67%। ये वैसे वैल्यू भी याद रखें, MCQ के हवाले से आ सकते। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, बड़ी आसान हैं, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, जस्ट आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। मसलन एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला C2H6O है। आपसे कहा जाता है बताओ इसमें कौन से एलिमेंट ज़्यादा परसेंटेज रखता है। तो आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट ये देखना है कि कार्बन कितना आया है। तो यहाँ पर कार्बन 2 हैं, उसके 2 एटम्स हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ गया। हाइड्रोजन 6 है, 6 आ गया। ऑक्सीजन भी एक बार है तो 16। इसमें से जो ज़्यादा है उसकी वो ज़्यादा परसेंटेज रखेगा। तो याद रखें कार्बन सबसे ज़्यादा होगा, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, फिर तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन। देखा गया कि अक्सर हाइड्रोजन सबसे कम होता है, तो इसमें कौन सा सबसे पहले कार्बन होना चाहिए? ये C ऑप्शन में कार्बन पहले है, फिर ऑक्सीजन, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहते हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला C3H4O3 है, या मोलिकुलर फार्मूला C6H8O6 होता है। आपसे कहा जाता है बताओ इसकी परसेंटेज कंपोजिशन किस ऑर्डर में होगी, यानी कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखेगा, कौन उससे कम, फिर उससे कम। तो आपने देखना है कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला को कंसीडर करें हम, तो C3 है तो 12 मल्टीप्लाई 3 36, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है तो 16 मल्टीप्लाई 3 48। अब इसमें से देख लें जो सबसे ज़्यादा बनता है, ऑक्सीजन पहले है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन। और जब इसका एनालिसिस किया जाए तो देखें तो कार्बन की परसेंटेज 40.92, हाइड्रोजन 4.58 और ऑक्सीजन 54.5। तो इन तीनों में से ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आप जस्ट इसके फार्मूला, चाहे एम्पिरिकल फार्मूला देख लें चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, जस्ट फार्मूला देखकर आप बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट ज़्यादा परसेंटेज रखता है। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O2, तो आप इसको खुद सॉल्व करें। 12 मल्टीप्लाई 6, ये 6, 16 मल्टीप्लाई 2, जो ज़्यादा एलिमेंट होगा वो ज़्यादा परसेंटेज वाला होगा। एस्पार्टेम को देखें, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H18N2O5। ये फार्मूले यही तो वो पूछते हैं कि जो अवाम उन्नास को नहीं आते, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें कौन सा ऑर्डर होगा? कार्बन 14 है तो 12 से मल्टीप्लाई करें 168, हाइड्रोजन 18 है, नाइट्रोजन 2 है 28, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 5 80, सबसे ज़्यादा कार्बन, उसके बाद 80 ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं
इसकी परसेंटेज कंपोजिशन के एलिमेंट्स का परसेंटेज का ऑर्डर क्या बनेगा। कंबस्शन एनालिसिस बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन के लिए यूज़ होता है, ये देखने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज रखता है। हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि उस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम की परसेंटेज को फाइंड करना। इससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है वाटर और एक CO2। इन दोनों प्रोडक्ट्स को कौन कौन ऑब्जर्व करता है? मैग्नीशियम परक्लोरेट, या इसके लिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी वाटर ऑब्जर्वर है। या आप ड्राई CaCl2 यानी एनहाइड्रस CaCl2 भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिज़िकल एब्जॉर्प्शन होती है, जबकि CO2 को ऑब्जर्व करने के लिए 50% KOH या इसकी जगह CaOH ट्वाइस भी यूज़ कर सकते हैं, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। कंबस्शन ट्यूब में वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। जब भी कंबस्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ बनते हैं, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए CO2 में तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड यूज़ होता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है। कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन में? वो जो CO2 है उसका मास बटा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कितनी है 12, CO2 में कितना टोटल मोलर मास 44 × 100। तो ये वाली चीज़ मैंने पहले भी बताई है, हमेशा याद रखें ताकि आसानी हो फर्दर कैलकुलेशंस में। 27.27। इस तरह हाइड्रोजन वाटर से निकलेगा, वाटर का मास और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाटर में हाइड्रोजन एक नहीं है, 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2.016/18 × 100। तो इसको याद रखें 11.2 ताकि ये कैलकुलेशन मज़ीद आसान हो। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशंस हैं, डायरेक्टली डिटरमाइन होगा। ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि हम फिर उन दो एलिमेंट्स को कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर देते हैं। इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n एक डिजिट है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? वो मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास है। याद रखें कि n जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये हमेशा पूरा डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब फिर कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है। इसका जो n है वो 6 है, यानी इस एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और इनका एम्पिरिकल फार्मूला ये है CH2O। इनका भी n की वैल्यू 6 होती है। याद रखें कि एम्पिरिकल फार्मूला से आप 100% श्योर नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बनेगा, क्योंकि कई एम्पिरिकल फार्मूलाज एक जैसे होते हैं। इथाइन या एसिटिलीन C2H2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें CH, वो बेंजीन जैसा है, लेकिन यहाँ N जो है वो 2 है। एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज से मैच करता है। तो ये भी पता होना चाहिए किन किन का एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा है, ये भी MCQ के हवाले से। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 और एम्पिरिकल फार्मूला H और ये 2, इसका N है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला और इसके N की वैल्यू। इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज है C2H6O2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CI3O और इसका N जो है वो 2 है। हाइड्राजीन N2H4, इसका एम्पिरिकल फार्मूला NH2 और इसका N भी 2 होता है। तो ये तमाम आपने याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल में हम कुछ 4 सब्सटेंसेस की बात करते हैं, एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयनिक कंपाउंड्स की और आयनिक स्पीशीज़ की। मोल के 4 नाम यहाँ यूज़ करेंगे हम कि एलिमेंट्स के लिए 1 ग्राम एटम की टर्म यूज़ होती है, क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स की एग्जांपल्स काफ़ी सारी मैंने दी हैं, ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी 1 ग्राम एटम होगा, इसको 1 मोल भी कहेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन भी 1 ग्राम एटम, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र। ये पहले टेबल में मैंने ये चीज़ें लिखी हैं,
वहीं से आप ये यूज़ कर सकते हैं। 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो ये जितनी ये बेसिक अमाउंट्स हैं, ये जब ग्राम्स के साथ आ जाएंगे तो हम इनको 1 ग्राम एटम कहते हैं, और ये 1 मोल भी हैं। और नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने गिवन मैस को ऊपर रखना है, और ये वाला जो मैस है ये आपने बटे के नीचे रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाता है कि 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन बताएं कितने ग्राम एटम्स होंगे, तो 24 चूँकि ये गिवन मैस ऊपर रख दें, ये वाला मैस नीचे रखें, 24/12, तो ये 2 ग्राम एटम्स होंगे, ये 2 मोल्स होंगे। सिमिलरली जब ये हम मालिक्यूल्स के लिए बात करते हैं तो मालिक्यूल्स के लिए टर्म 1 ग्राम मालिक्यूल आता है। अब ये H2 2.016 ग्राम ऑफ H2। याद रखें जब भी मोल्स की बात करें ग्राम्स में आपने हमेशा इसका मैस को एक्सप्रेस करना है। NH3 का 17 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम 28 होता है, N2 का 44 होता है, CO2 का 60 ग्राम होता है, यूरिया का 98 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड का 180 ग्राम, ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज या माल्टोज का। तो ये 1 ग्राम मालिक्यूल हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़। और जब भी आपने ग्राम मालिक्यूल्स को फाइंड करना यानी मोल्स को फाइंड करना तो इनका गिवन मैस ऊपर रखना है, और ये वाला जो मैस है ये आपने डिवाइड करना है। मसलन 120 ग्राम ऑफ यूरिया आ जाए तो 120 ऊपर रखें, 60 पे डिवाइड करें, 2 ग्राम मालिक्यूल या 2 मोल्स बन जाएगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए 1 ग्राम फार्मूला की टर्म यूज़ करते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स कौन से? NaCl, CaCO3, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl में सोडियम 23 या 35.5 दोनों को ऐड करें 58.5। ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको वहाँ कैलकुलेट करना बैठ जाएं। CaCO3 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, 170 ग्राम ऑफ AgNO3। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ 1 ग्राम फार्मूला कहलाती हैं, और ये 1 मोल भी हैं। अगर आपने नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूलाज फाइंड करने हों तो गिवन मैस हमेशा ऊपर लेंगे, और वो ग्राम्स में होना चाहिए, और नीचे इनका फार्मूला मैस। अगर यहाँ से आपको 500 ग्राम CaCO3 दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 500 ऊपर रखेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे तो 5 आपके पास मोल्स आएंगे। इसी तरह आयन्स के लिए या आयनिक स्पीशीज़ के लिए 1 ग्राम आयन की टर्म यूज़ होती है, और ये चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों। तो 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन, 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, 95 ग्राम ऑफ फास्फेट आयन, 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। अब बड़ी इजी कैलकुलेशंस हैं जिनके बारे में लोग बड़े परेशान हैं, और वाकई ये चीज़ें अगर समझ में ना आए तो बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो हमें पेश आती है। लेकिन अगर आपको पता है कि इसका कैसे फार्मूला, कैसे ट्रिक है, सिंपल है कि अगर आपको कहा जाए कि ग्राम एटम्स फाइंड करें या मोल्स, इतनी वैल्यू है उसके मैस की 0.046 किलोग्राम ऑफ सोडियम, तो सबसे पहला काम जब भी ये मोल्स वगैरह की बात हो ग्राम होने चाहिए। 1000 से मल्टीप्लाई करें 46 ग्राम। अब मोल्स का फार्मूला है कि गिवन मैस जो है हमेशा ग्राम्स में ऊपर, और उसका जो मोलर मैस है वो नीचे। तो 46 ये ग्राम है, ये ऊपर रखेंगे। 23 सोडियम का हमें पता है तो ये 2 मोल्स। इसी तरह 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका। अब सिलिका का फार्मूला SiO2 का मोलर मैस सिलिकॉन 28, ऑक्सीजन 16 × 2। ये पहले डायरेक्ट याद हो 60 ग्राम पर मोल, तो ये 0.6/60, ये 0.1 मोल। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, लेकिन इसके लिए ये असल में चीज़ बच्चों को प्रॉब्लम पेश करती है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करें, CO2 के वो मोल्स फाइंड करें जिसमें ऑक्सीजन 8 ग्राम है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने MSc की है, आपने कोई काम नहीं करना, आपने उस फार्मूले को देखना है जिसमें आपको कहा गया है। इसमें उस एलिमेंट को आपने फोकस करना है कि वो जो एलिमेंट है वो कितना है। उस एलिमेंट के 2 एटम हैं उस ऑक्सीजन के, तो ये 32 है। अगर 1 मोल कहेंगे तो ये 32 ग्राम है। आपने देखना 32, क्योंकि आपको ऑक्सीजन के बारे में कहा। अगर कार्बन होता तो कार्बन को फोकस करते, लिखे मैंने दोनों हैं।
आपने उस फार्मूले में जो ऑक्सीजन है वो देखना है, वो कितना है, वो 8/32, तो ये 0.25 मोल्स डायरेक्ट आपके पास जवाब आ जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन जिसके बारे में कि आप मीथेन के वो मोल्स फाइंड करें जिनमें कार्बन 3 ग्राम है। तो आपने मीथेन में कार्बन को देखना है, कितना है कार्बन जी, एक बार है 12, कितने ग्राम आपको दिए गए हैं 3 ग्राम, 3/12, ये भी 0.25, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, वो कहता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो Al2O3 बनता है। बाकी Al2O3 ऑक्सीजन ही है जो एल्यूमिनियम में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वो कहता है कि 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम जस्ट रिएक्ट करे तो बताएं ऑक्सीजन कितने हमें रिक्वायर होंगे, O2। अब बिल्कुल सादा आपने देखना है कि इस Al2O3 में एल्यूमिनियम कितना, एल्यूमिनियम 2 बार है, 27 × 54, और आपको बताया गया है कि अगर ये 54 तो यहाँ इस एक्चुअल फार्मूले में है, तो आपको कहा गया कि 27 अगर हो तो फिर क्या होगा, तो 54 से 27 आपने बनाना है, 2 पे डिवाइड किया गया, आप ऑक्सीजन को भी 2 पे डिवाइड कर लें तो 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आपसे कहा गया है एक ऐसा क्वेश्चन कि आप इस फार्मूले में MgNO3 ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट के 9 ग्राम्स आपको गिवन है, बताएं इसमें ऑक्सीजन एटम्स के टोटल मोल्स कितने होंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का टोटल मोलर मास आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये मैग्नीशियम 24, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 × 3, इन NO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 148 ग्राम पर मोल बन जाएगा। इसमें पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन टोटल इस फार्मूले में कितने मोल्स, अगर ये 1 मोल होगा तो इसमें ऑक्सीजन O3 × 2 6 मोल्स हो गए। अब 1 मोल में तो इतने हैं, लेकिन 9 ग्राम में कितने होंगे, तो आपने जिसका मैस गिवन होता है ना उसी के मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो 9/148 वो एलिमेंट जितनी बार है, वो जितने उसके मोल्स हैं उस एटम के, वो यहाँ पर रख दें तो ये 0.36 मोल्स। तो फार्मूला क्या बना, उस कंपाउंड के मोल्स और उस एलिमेंट के मोल्स जो उस कंपाउंड के फार्मूले में मौजूद है। इसी तरह एक और एग्जांपल कि आपको क्लोरीन एटम्स के बारे में पूछा गया कि उसके मोल्स कितने होंगे। C2H4Cl2 के 9.9 ग्राम्स आपको गिवन है। तो आपने एक तो इसका मोलर मास का पता हो 99 ग्राम पर मोल बनता है, और इस पूरे फार्मूले के 1 मोल में कितने क्लोरीन हैं वो जिसके बारे में हमें पूछा गया उसके जस्ट आपने देखना है। ये क्लोरीन 2 है तो ये 2 मोल्स होंगे। अब फार्मूला यही है कि गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 2 उसके मोल्स जो हैं, तो ये इस तरह से 0.2 मोल्स आ गए। अब एवोगाड्रोज नंबर का कंसेप्ट है कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻³ होती है। तो आप जानते हैं कि मोल्स के 4 नाम होते हैं, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मालिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला, 1 ग्राम, इन सब को 1 मोल भी कहा जाता है। और 1 मोल में 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल से मुराद 4 चीज़ें हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। और ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं, ये 5-6 वैल्यूज़, ये आपको याद होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी होगी आपको। एक वैल्यू जो एवोगाड्रो नंबर है वो 6.02 × 10⁻23 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर पता होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर याद कर लें, ये बड़ा काम देगा आपको। 4Na कितने के बराबर बनते हैं, 5Na कितने के बराबर बनते हैं, 10Na, 10 वाली, 100 वाली, 1000 वाली तो वैल्यू जस्ट पावर में ही चेंज आएगी, बाकी उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपने पार्टिकल्स कैसे फाइंड करने हैं, ये एटम्स, मालिक्यूल्स, फार्मूला, यूनिट्स एंड ये पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स जब भी फाइंड करने हों एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन सब का मालिक्यूल, ये जो फार्मूला है वो सेम है, मोल्स के साथ एवोगाड्रोज नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो फार्मूलाज और मोलर मैसेज जो आपको अक्सर कैलकुलेशंस में आपको यूज़ होंगे, मैंने वो इकट्ठे लिख दिए एक टेबल की फॉर्म में। सिलिकॉन कार्बाइड SiC डायरेक्ट याद हो, 28 12 को जमा करते फिरें फिर पता चले 14, डायरेक्ट याद हो।
क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड 56, इथाइलिन ग्लाइकोल 62, सिलेक्ट लाइम 74, पोटासियम हाइड्रोक्साइड 56, मैग्नीशियम परक्लोरेट 223, कैल्शियम कार्बोनेट 100, एस्कॉर्बिक एसिड 176, एस्पार्टेम 294, ये ग्राम पर मोल में है। सेरोटोनिन 176, ऑक्टेन 114, यूरिया 60, ग्लूकोज फ्रक्टोज 180, सुक्रोज या माल्टोज भी 342 ग्राम पर मोल। तो ये वाली वैल्यूज़ 1 मोल में हैं। इसके 2 मोल्स हो जाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, 3 मोल्स आ जाएं तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मोल्स आ जाएं 4 से मल्टीप्लाई, 5 मोल्स आ जाएं 5 से मल्टीप्लाई, 10 से आ जाए, एक एक ज़ीरो सब में लगा दें। तो ये बेसिक वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होंगी तो तमाम कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक स्केचेस मैंने खुद ड्रा किए हैं ताकि आपको आसानी हो। अगर आपको कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट एक मालिक्यूल है तो इसमें कितने कितने एटम्स हैं, तो मालिक्यूल एटम्स से मिलकर बना होता है। तो आपने जस्ट बताना इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फ़र का है और 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ये हेप्टा एटॉमिक मालिक्यूल है, यानी 7 एटमों वाला मालिक्यूल है। इसी तरह अगर आपको कहा जाता है कि ये सुक्रोज़ का फार्मूला है, ये माल्टोज़ है, ये 2 मोल्स है, 1 मोल नहीं है जी, बल्कि वो कहता है, खुद कहता है जी 2 मोल्स आपको गिवन है, बताएं। तो फिर आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 12 की बजाय 24 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इन ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आप कर सकते हैं जस्ट फार्मूला देखकर। अब बड़ी इजी कैलकुलेशंस हैं इन पार्टिकल्स की तादाद को फाइंड करने के लिए। पार्टिकल से मुराद जैसे पहले बताया एटम्स, मालिक्यूल्स, फार्मूला, यूनिट्स और आइंस हैं। आपसे कहा गया है कि आप नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करें। पहले मोल्स पूछे जाते थे, अब एटम्स पे डायरेक्ट, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ़ आइंस। आपको मैस गिवन है 24.95 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाट 5H2, ये पेंटाहाइड्रेटेड होता है। इसका मोलर मैस 249.5 ग्राम पर मोल है। अब आपने ये देखना है कि जिन एटम्स के नंबर आपको पूछे गए हैं वो इस 1 मोल में वो एटम कितने मोल्स हैं। तो ये 4 इधर हैं, 5 से ये मल्टीप्लाई, तो टोटल ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं इसमें एटम्स के वो 9 हैं। अब फार्मूला ये है कि आपने उस कंपाउंड के मोल्स का पता हो, वो सिंपल है कि उसका गिवन मैस ओवर मोलर मैस यहाँ कर दें। वो एटम्स कितने मोल्स हैं 9, और जब भी ये पार्टिकल्स फाइंड करें एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर आ गया जी 5.418 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट हाइड्रोजन एटम्स इन 0.294 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टेम। अब उसकी मर्ज़ी फार्मूला दे ना दे, आपको एस्पार्टेम का फार्मूला पता हो, C14H18N2 हाइड्रोजन एटम्स। साथ ही आपने फ़ौरन देख लें कि इसके कंपाउंड के जो फार्मूला है, इसके 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स हैं, ये 18 मोल्स हैं। तो मोलर मैस 294, तो फार्मूला आपके पास है जी उस कंपाउंड के मोल्स गिवन मैस ओवर मोलर मैस, कितने मोल्स हैं उस एटम के 18, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 1.08 10⁻22 हाइड्रोजन एटम्स। अब एक MCQ नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स के बारे में आ जाता है कि इसके इतने ग्राम्स हों तो कितने बॉन्ड्स होंगे टोटल। तो आपको पहले इनकी स्ट्रक्चर, इनके अपने एक मालिक्यूल में बॉन्ड्स की तादाद का पता हो। ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ये सिंपल बॉन्ड्स वो कह दें। तो HCl में एक मालिक्यूल में 1 बॉन्ड्स पर मालिक्यूल, H2O में 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, 1 सिग्मा है, 1 पाई है 2, नाइट्रोजन के 3, ओजोन के 3, NH3 के 3, CO2 के 2 2 4,
सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी 4, CH4 के भी 4। अब बॉन्ड्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, आपको मोल्स का पता हो, उस कंपाउंड के मोल्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसके कितने बॉन्ड्स हैं। ये आप सिंपल कैलकुलेशन, मैंने पहले बताया ना, यहाँ 3 बॉन्ड्स आ गए तो आपको 3Na का पता हो, 2 बॉन्ड्स आए तो 2Na का पता हो, 4 बॉन्ड्स आए तो 4Na। ये आपको एवोगैड्रो नंबर के साथ 2, 3, 4, 5 ये इनके आंसर्स पहले से पता हो तो जस्ट मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सिंपल जवाब विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन फाइंड करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोलर मास इसका बताएं कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम पर मोल। एक मालिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड। 8 ग्राम गिवन 8/16, एवोगैड्रो नंबर 4 से मल्टीप्लाई, ये आपको डायरेक्ट पता होगा तो फ़ौरन ये 0.5 इसका तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.204 10⁻24 बॉन्ड्स बनते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स है 9 ग्राम ऑफ आइस। कोई परेशान नहीं होना, स्टेट फेज़ चेंज होने से बॉन्ड्स की तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वो चीज़ डीकम्पोज ना हो। अब आइस वाटर है सॉलिड फॉर्म में, कोवलेंट बॉन्ड्स तो वही रहते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो मालिक्यूल के दरमियान बनते हैं। वो पूछता है आपसे कोवलेंट बॉन्ड, तो ये मालिक्यूल के अंदर होते हैं। अब 9 ग्राम है तो 9/18, एवोगैड्रो नंबर 2 इसके बॉन्ड्स हैं तो 2Na अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर है 6.02 10⁻23 ये बॉन्ड। अब जो मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट है ये ओनली फॉर आइडियल गैसेज है। इसमें 1 मोल गैस का STP पर, STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री C स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है। इसमें 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 dm³ होता है। ये लीटर भी है। इसको cm³ या मिलीलीटर में बनाना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22414 cm³ बनता है। अब ये बड़े इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं कि ग्राम का मोल्स के साथ, ग्राम का मालिक्यूल के साथ, ग्राम्स का वॉल्यूम के साथ। तो 2.016 ग्राम हाइड्रोजन का ये 1 मोल है। 1 मोल में आपको पता है मालिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। और 1 मोल अगर STP पर लिया जाए गैस का तो 22.414 dm³ होता है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि अगर आपको कोई कहता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, तो याद रखें 18 ग्राम जो वाटर वो लिक्विड के लिए ये टर्म यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ गैसेज के लिए यूज़ होती है। अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो किसी गैस का और आपसे कहा जाए कि मोल्स फाइंड करो तो आपने वो गिवन वॉल्यूम ऊपर रखना है, dm³ नीचे, dm³ वाला मोलर वॉल्यूम यूज़ करें। अगर आपको cm³ में ये दिया जाए तो फिर आप उसके cm³ बना लें या उस ऊपर वाले को dm³ बना सकते हैं। इसके अलावा ये फार्मूले दोबारा मैं ये बयान कर रहा हूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमेशा गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास होता है। गैस के लिए और है फार्मूला, लेकिन आम जो यूज़ करते हैं हम कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए वो ये है, मास इन ग्राम मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। यहाँ से मोलर मास उधर ले जाएं। और अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करने से भी मोल्स आ जाते हैं, और पार्टिकल्स फाइंड करना तो Na उधर ले जाएं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। स्टोइकियोमेट्री बड़ा अहम कंसेप्ट है। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, अमाउंट्स के हवाले से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान बैलेंस्ड इक्वेशन होना शर्त है। 2 मोल्स ऑफ KOH रिएक्ट विद H2SO4, K2SO4 और 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये 2 मोल्स, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल्स। इन 2 मोल्स में KOH का 56 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 112 ग्राम। ये 1 मोल है तो 98 ग्राम। ये 1 मोल है तो 174 ग्राम। 2 मोल्स वाटर 36 ग्राम। इनको ऐड करें 210, ये भी 210। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री में 4 टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं, मास 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 मोल, यानी मास गिवन हो तो मास फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक सब्सटेंस का मास गिवन हो तो किसी भी दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड कर सकते हैं। शर्त यह है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए।
इसी तरह अगर मैस गिवन है तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं, मोल्स गिवन हो तो मैस फाइंड कर सकते हैं, मैस गिवन हो तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम गिवन हो तो मैस फाइंड किया जा सकता है, मोल्स गिवन हो तो मोल्स फाइंड किए जा सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, D इज़ इक्वल टू M ओवर V। अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो डेंसिटी इधर आकर डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। लिमिटिंग रिएक्टेंट या रीजेंट का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट 3 स्टेप्स में आइडेंटिफाई होता है। याद रखें कि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स जब गिवन होंगी या रिवर्सिबल केस होगा तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स का मतलब है वो अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो बैलेंस्ड इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा लिमिटिंग रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब अमाउंट्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक होंगी। नीचे वाली एग्जांपल से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। पहला केस है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो CO2 बनता है, कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। कार्बन के अगर 12 ग्राम लिए हैं आपने, ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया है, तो ये दोनों एक साथ ये कंज्यूम होंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए शर्त है कि इन दोनों में से कोई एक पहले खर्च हो जाना चाहिए, कंज्यूम हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। लेकिन ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कंज्यूम होंगी, लिहाजा स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, लिहाजा यहाँ कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। हाँ, अगर 12 ग्राम और 32 ग्राम से कोई एक कम या ज़्यादा हो तो फिर देख लेते हैं। अगर हम मिक्स करें 11 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बग़ैर कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो 12 ग्राम होने चाहिए थे लेकिन उसने 11 ग्राम कम दिए हैं। दूसरा उसी तरह मौजूद है जैसा होता है। तो ये दोनों अमाउंट्स अब हम कहेंगे कि ये तो स्टोइकोमेट्रिक नहीं है बल्कि ये तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। लिहाजा अब यहाँ पर कौन कम है, जो कम है लिहाजा पहले वो कंज्यूम हो जाएगा, तो कार्बन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरे केस में अगर हम कार्बन को 12 ग्राम ही लें लेकिन ऑक्सीजन 31 ग्राम लें तो आपको फ़ौरन पता हो तो यहाँ तो 32 होना चाहिए था। तो ये भी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से नहीं है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से, लिहाजा यहाँ ऑक्सीजन पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन पहले बैलेंस लिखनी चाहिए, फिर ये 2 मोल्स हैं तो ये 4 ग्राम बनते हैं, ये 1 मोल है तो 32। अगर दोनों 4 ग्राम और 32 इतने इतने दिए गए हैं तो फिर दोनों एक साथ यहाँ कंज्यूम होंगे। ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 मोल्स की बजाय इसके 3 मोल्स ऐड कर देते हैं, ये 1 मोल ही रहने देते हैं, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आपको कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है तो याद रखें रिवर्सिबल रिएक्शन में जितनी मर्ज़ी अमाउंट्स दी जाएँ, क्योंकि रिएक्टेंट्स ख़त्म ही नहीं होते, प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए तो शर्त है कि दोनों में से या 3 रिएक्टेंट में से कोई एक पहले ख़त्म हो जाए और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन में भी कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। लास्ट टॉपिक है जी यील्ड। यील्ड प्रोडक्ट के अमाउंट से रिलेटेड है। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हासिल होती है, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100 होती है। परसेंटेज यील्ड का हमें क्या फ़ायदा, हमें उस रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चल जाता है। तो जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी उतनी एफिशिएंसी या फिर रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से करें, हर लाइन पढ़ें। तो इसमें अगर कोई आपको बात समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा। वस्सलाम।